नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे सीएफटी के बारे में, और सीएफटी के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था अष्टफलकीय यौगिक के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे चतुष्फलकीय। अष्टफलकीय संकुल के बारे में हमने पढ़ा था, उसको एक बार हम वापस पुनः देख लेते हैं फास्टली, उसके बाद में चतुष्फलकीय की बात करेंगे। आपने अष्टफलकीय के बारे में कहा था कि ये आपने एक संरचना ली थी, इसमें आपने ये कहा था कि यहां पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये था आपका डी जेड स्क्वायर। अब इसकी यदि आप ऊर्जा अंतराल की बात करते हो, वे किस रूप में ऊर्जा होती है, तो इसमें दो समूह बन रहे थे। उन समूहों को दर्शाने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये एक सतह थी, यहां पे आपने इस सतह को लिया और सतह लेने के बाद में आपने यहां पे बना दिया इसका एक कक्षक, इस रूप में बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। वापस यही 5 स्थिति यहां पे रहेगी, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें देखो एक विशेष स्थिति आती है। विशेष स्थिति यह है कि एक तो होते हैं कक्षक मध्य के रूप में, एक होते हैं सिरों के रूप में। जो आपके पास में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये तो मध्य होते हैं, और यहां पे होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पे होता है डी जेड स्क्वायर। ये किस में होते हैं? सिरों पे होते हैं। और इनकी जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा दो रूपों में इस प्रकार से विभक्त रहती है कि दो रूपों में जो विभक्त करने का तरीका आप इस प्रकार से इसको विभक्त कर सकते हो। इसका कहने का मतलब यह है कि ये ऊर्जा होती है, ये इसकी तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 है। अब 2 और 3 की जो स्थिति है उनमें आपको ये देखना है, यदि सिरों वाले हैं तो यहाँ पे कितने रहेंगे? 2, और यहाँ पे कितने रहेंगे? 3। तो ये अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय दोनों रिक्तियों में पाए जाते हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे T2G और EG की हम बात कर रहे थे कि T2G और EG में क्या है, कि उच्च चक्रण संकुल क्या है और निम्न चक्रण संकुल क्या है। तो T2G और EG के बारे में यदि हम बात करते हैं, T2G और EG को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि यहां पे जो अष्टफलकीय थी उसमें ये EG था और ये क्या था? T2G था। EG और T2G हम कहने के रूप में ये कह सकते हैं कि माना कि आपके पास में दो सतह हैं और उन दोनों का आपस में विभक्त होना क्या था? विपाटन था। यानी दोनों आपस में जब टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे थे? क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन कह रहे थे। तो विपाटन की प्रकृति में दो चीजें थी। तो आपको यहाँ पे केवल ये बताने के लिए बताया मैंने कि ऊर्जा अंतराल होता है, वैसे क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। तो ये ऊपर है, ये क्या है? नीचे। तो ये क्या है? EG और ये क्या है? T2G। अब हम बात करेंगे चतुष्फलकीय की। तो देखना चतुष्फलकीय में ध्यान से कि चतुष्फलकीय रिक्तियों को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। चतुष्फलकीय जो भी यौगिक है उनकी हम बात करते हैं। तो आपके पास में जो है वह है चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब देखो चतुष्फलकीय जो यौगिक है उसमें क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की बात करते हैं कि चतुष्फलकीय यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले यही कहते हैं कि यदि आपके पास में चतुष्फलकीय यौगिक है और उन चतुष्फलकीय यौगिकों में जो लिगैंड है, जो लिगैंड की व्यवस्था है, उस लिगैंडों में जो धातु परमाणु होते हैं वह धातु परमाणु की ओर लिगैंड क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अब एक तो अधिक मात्रा में आकर्षित होते हैं, एक क्या होते हैं? कम मात्रा में आकर्षित होते हैं। जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं तो आकर्षित होने के तहत हम ये कह सकते हैं कि जो धातु है वह अक्षों के मध्य होते हैं। यानी जो धातु परमाणु जो पाए जाते हैं उसके किस तरफ पाए जाते हैं? इस तरफ वाले अक्षों के मध्य, और ये अक्षों की तरफ। तो अक्षों के मध्य पाए जाते हैं, और अक्षों के मध्य पाए जाने के कारण उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। जिनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है उन्हें हम T2G कक्षक कहते हैं, और जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है उसे हम EG कक्षक कहते हैं। यानी अक्षों के मध्य पाए जाने के कारण जिनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है उससे तो हम क्या कहते हैं? T2G, और जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है उसे क्या कहते हैं? EG। तो ये चीज हमें अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें इसकी भाषा लिखते हैं, उसके बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि चतुष्फलकीय यौगिकों में लिगैंड धातु
परमाणु के चतुष्फलकीय यौगिकों में लिगेंड धातु परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, धातु परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं। तो धातु के किसके, धातु के वह कक्षक जो अक्षों की ओर आकर्षित होते हैं, किस ओर आकर्षित होते हैं, उसमें पाए जाने वाले अक्षों की ओर आकर्षित होते हैं। अक्षों, धातु के वह कक्षक जो अक्षों के मध्य पाए जाते हैं, पहले से लिखो, अक्षों के मध्य पाए जाते हैं। किसके मध्य पाए जाते हैं, उनके अक्ष होते हैं, उनके मध्य पाए जाते हैं, और अक्षों के मध्य पाए जाने के कारण उनका प्रतिकर्षण अधिक होता है, पाए जाते हैं, जिसके कारण उनका प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिसके कारण उनका क्या होता है, प्रतिकर्षण अधिक होता है। प्रतिकर्षण का मतलब क्या है कि वे समान इलेक्ट्रॉन आपस में कभी आसानी से नहीं जुड़ते हैं। कि जब आप ये कहते हो एक माध्यम, एक तो क्या है केंद्रीय धातु परमाणु है, एक क्या है लिगेंड, यदि वे दोनों ही एक दूसरे को क्या करने वाले हो, यदि विपरीत आवेश वाले होते हैं तो वे आपस में क्या होते हैं, आकर्षित। समान आवेश वालों के बीच में क्या होता है, बहुत तेजी से झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें क्या होता है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है। तो अधिक मात्रा में उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण वह उच्च ऊर्जा वाले T2G कक्षक के अधिक प्रतिकर्षण होता है, जिस कारण वह उच्च ऊर्जा वाले T2G कक्षक कहलाते हैं, और जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है। प्रतिकर्षण तो होता है लेकिन बहुत तेज गति से नहीं होता, समान नहीं होते हैं, दुर्बल प्रबल की स्थिति होती है, तो वहां पे प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। और जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है, प्रतिकर्षण कम होता है, वह निम्न ऊर्जा वाले Eg कक्षक कहलाते हैं। निम्न ऊर्जा वाले कैसे कक्षक कहलाते हैं, Eg कक्षक कहलाते हैं। अब देखिए Eg कक्षकों के बारे में बात करते हुए, Eg कक्षक किस रूप में दे रखे हैं। यदि आपको एक संकुल यौगिक की स्थिति दे रखी है, जैसे वैसे दे रखी है, ये D कक्षक दे रखा है, दे रखा है। अब इसमें आपने यही है कि यहां पे क्या रहेगा, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, ये स्थिति रहेगी नहीं रहेगी। अब इस स्थिति को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, भाई ये ऐसे है, यहां पे वापस यही D कक्षक रहेगा, क्योंकि इसका ऊर्जा स्तर क्या रहेगा, उच्च रहेगा, 1 2 3 4। तो यहां पे वापस दर्शा देना dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अब ये स्थिति आपने दर्शा दी, तो यहां पे ये क्या कहोगे कि ये लिगेंड की उपस्थिति में D कक्षक है, लिगेंड की उपस्थिति में D कक्षक है। किसकी उपस्थिति में, लिगेंड की उपस्थिति में। अब हमें यह ध्यान देना है कि जो इनकी ऊर्जा के रूप में यदि हम बात करते हैं, तो यहां से ये तो क्या मध्य वाले, ये क्या बाह्य वाले। जब अष्टफलकीय होंगे तो क्या होंगे, बाह्य वाले होंगे, और जब चतुष्फलकीय होंगे तो कौन से वाले, मध्य वाले। तो इनमें जो ऊर्जा का अंतर इस रूप से आप व्यक्त कर सकते हो, यहां पे रहेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, dxy, dyz,
डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, इस स्थिति में पाए जाएंगे। और इस स्थिति में पाए जाने के कारण यदि हम इनकी बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि जब प्रतिकर्षण अधिक होता है तो इनमें प्रतिकर्षण अधिक होगा, और प्रतिकर्षण किन में अधिक हो रहा है, मध्य वाले डी कक्षकों में अधिक हो रहा है, तो वह उच्च ऊर्जा वाले कौन से कहलाएंगे, T2G। और जिनमें प्रतिकर्षण कम होगा, निम्न ऊर्जा वाले रहेंगे, वे क्या कहलाएंगे, EG। तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, T2G, और नीचे वाले क्या हो जाएंगे, EG। अब इनमें वही ऊर्जा अंतराल की बात करते हैं तो यहां पे क्या रहेगा, इसका मान +2/5, इसका मान -3/5 कह दिया आपने कि ये इनका मान आ जाता है। और इस मान में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान होता है, कंप्लीट मान को हम किससे व्यक्त करते हैं, tan dq से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, tan dq से व्यक्त करते हैं। तो ये चीज हमें चतुष्फलकीय यौगिकों में कृष्ण क्षेत्र विपाटन के बारे में पता होना चाहिए कि चतुष्फलकीय यौगिकों में लिगेंड धातु परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, धातु परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं। तो धातु के वह कक्षक जो अक्षों के मध्य पाए जाते हैं, तो ये डी कक्षक है, इसमें ये तो किसके अक्षों के मध्य, ये अक्षों के कोनों की तरफ है, तो अक्षों के मध्य पाए जाते हैं, जिसके कारण उनमें प्रतिकर्षण अधिक होता है। और प्रतिकर्षण अधिक होने वाले ऊर्जा वाले क्या कहलाते हैं, T2G कक्षक कहलाते हैं। और जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है वे निम्न ऊर्जा वाले क्या कहलाते हैं, EG कक्षक कहलाते हैं। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब ये होता है आपके पास में कंप्लीट CFT। क्या होती है, CFT अष्टफलकीयों में और चतुष्फलकीयों में। अष्टफलकीय और चतुष्फलकीयों में यही ध्यान रखना है विशेष तौर से, यहां पे यदि ये मध्य वाले हैं तो वे चतुष्फलकीय रिक्ति होंगी, और यदि बाह्य वाले हैं, कोनों वाले हैं, तो वे कैसी होगी, अष्टफलकीय। दोनों में डायग्राम एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है, क्योंकि उसमें जो प्रतिकर्षण अधिक होते हैं उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, उनको EG बोलते हैं। यहां पे इस प्रकार से उल्टा था, और इसमें क्या था, ये केवल डायग्राम चेंज हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, बाकी सेम चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो इससे आगे, इसके बाद में CFT की सहायता से रंगों की व्याख्या, जो भी कलर पाए जाते हैं उनकी हम व्याख्या की बात करते हैं। भाई किस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जब किसी वस्तु पर, आपके पास में कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु पर हम श्वेत प्रकाश आपतित करवाते हैं, आपने एक कोई वस्तु ली और उस वस्तु के ऊपर आपने क्या गुजारा, श्वेत प्रकाश गुजारा, तो श्वेत प्रकाश आपतित करवाने के कारण उसके कुछ भाग द्वारा या उस वस्तु के कुछ हिस्सों द्वारा उस प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, प्रकाश को ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। और प्रकाश को अवशोषित करने से उसका बचा हुआ जो शेष भाग होता है वह उससे क्या हो जाता है, पुनः परावर्तित। आपने एक वस्तु ली, इस वस्तु के ऊपर आपने क्या किया, श्वेत प्रकाश गुजारा, श्वेत प्रकाश का कुछ हिस्सा इस वस्तु ने क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, आप ग्रहण कर लिया, और जो बचा हुआ भाग था उसे पुनः क्या कर दिया, इसने परावर्तित कर दिया। अब यदि ये उस हिस्से को पुनः परावर्तित करती है तो परावर्तित करने से संकुल उस रंग का दिखाया जाता है जिस संकुल द्वारा रंग को क्या किया गया है, अवशोषित किया गया है। क्या किया गया, अवशोषित किया गया। जिस रंग को वह अवशोषित करेगा उसी प्रकार का वह रंग क्या देगा, वहां पे इसे दिखाई देगा, और उस रंग को हम उसका पूरक रंग कहेंगे। कौन सा रंग कहेंगे, पूरक रंग कहेंगे। तो यहां पे ध्यान देना एक मिनट, विशेष तौर से इसको हम लिख सकते हैं कि किस शब्दों में से व्याख्या की जा सकती है। और एक विशेष तौर से इससे यही है, यदि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वह थ्योरी टाइप पूछा जाएगा, व्याख्या टाइप पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरी टाइप में क्वेश्चन आता है हमेशा ही CFT से। तो हमें यह ध्यान रखना इसमें। तो देखो इसमें लिख लो आप, जब किसी वस्तु पर श्वेत प्रकाश, कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश, जब किसी वस्तु पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो उसके कुछ भाग को
वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। उसके कुछ भाग को वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, तथा कुछ भाग क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। अतः संकुल उस रंग का दिखाई देता है जो संकुल द्वारा, उस रंग का दिखाई देता है जो संकुल द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। यानी किसी वस्तु पर जब आप श्वेत प्रकाश आतित करवाते हो तो कुछ भाग वस्तु द्वारा अवशोषित किया जाता है और कुछ भाग पुनः क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। अतः संकुल उस रंग का दिखाई देगा जो संकुल द्वारा अवशोषित रंग का कैसा रहेगा, पूरक रहेगा। कैसा रहेगा, पूरक। जैसे हम बात करते हैं, यदि यहां पे लिख लें अवशोषित रंग और यहां पे कौन सा लिखते हैं, पूरक रंग, तो यहां पे विशेष तौर से ध्यान देना अवशोषित रंग और पूरक रंग में। यदि उसने लाल रंग अवशोषण किया है, कैसा रंग, लाल रंग, तो पूरक रंग कौन सा होगा उसका, नीला। कैसा होगा, नीला। यदि इसने पीला रंग अवशोषित किया है तो इसका पूरक रंग कैसा होगा, बैंगनी। कैसा होगा, बैंगनी। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रंग होते हैं जो एक दूसरे के किस स्थिति में पाए जाते हैं, पूरक स्थिति में पाए जाते हैं। जैसे लाल रंग का पूरक होता है नीला, या पीले का पूरक होता है बैंगनी, या आप कह सकते हो नीले का जो पूरक रंग होता है उसको आप कह सकते हो पीला नारंगी। नीले का पूरक रंग होता है पीला नारंगी। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इसके बाद में यदि हम एक परिभाषा यहां से बात करते हैं, उस परिभाषा को हमें जानना है कि क्या परिभाषा है। एक परिभाषा आती है आपकी डी संक्रमण, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बोर्ड एग्जाम में सीधी पूछी जा सकती है। डी संक्रमण क्या होता है। के देखो नाम है डी संक्रमण। डी संक्रमण का मतलब यह है कि संकुल यौगिक में, कोई संकुल यौगिक है, उस संकुल यौगिक में निम्न ऊर्जा वाले, कि आपने पढ़ा था एक निम्न ऊर्जा वाले, कि निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, कैसे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न ऊर्जा वाले संकुल यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के संक्रमण को हम डी संक्रमण कहते हैं। कौन सा संक्रमण कहते हैं, डी संक्रमण कहते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है। तो इसकी परिभाषा लिख देते हैं यहां पे। तो देखिए परिभाषा ऐसे होगी, संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में किसकी बात कर रहे हैं हम, डी संक्रमण में, संकुल यौगिकों में, संकुल यौगिकों में निम्न ऊर्जा वाले, संकुल यौगिकों में निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में, निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, संकुल यौगिकों में निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की लिखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की
ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में गमन कर सकते हैं, भी लिख सकते हैं, या ग्रहण करना उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में गमन करना डीडी संक्रमण कहलाता है। कि संकुल यौगिक में निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में गमन करना क्या कहलाता है? डीडी संक्रमण कहलाता है। यह विशेष इंपॉर्टेंट परिभाषा है जिसे हमें ध्यान रखना है, और जिसके कारण क्या परिवर्तित होता है? रंग यौगिक का रंग परिवर्तित होता है। तो लिख सकते हो जिसके कारण यौगिक का रंग परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण यौगिक का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कारण यौगिक का रंग परिवर्तित हो जाता है? तो डीडी संक्रमण के कारण। किसके कारण? डीडी संक्रमण के कारण। तो यह चीज हमें अच्छी तरह से ज्ञात होनी चाहिए कि किसके कारण यौगिक का रंग परिवर्तन हो जाता है? डीडी संक्रमण के कारण यौगिक का रंग परिवर्तन हो जाता है। तो यह चीज हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब इस चैप्टर का एक सबसे छोटा सा टॉपिक बचा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कंपटीशन में उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और बोर्ड एग्जाम में भी उसमें आधे नंबर या एक नंबर में एक क्वेश्चन आता है। उसकी हम बात करते हैं। छोटा सा बिल्कुल टॉपिक, लेकिन है इंपॉर्टेंट, हर बार उससे एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए उस टॉपिक को पढ़ते हैं अब हम। टॉपिक है आपका अगला बचा हुआ, उसका नाम है जैव प्रणाली में। जैव प्रणाली में। अब देखो जैव प्रणाली में क्या है। जैव प्रणाली की यदि हम बात करें, जैसे जितने भी संकुल यौगिक होते हैं, उन संकुल यौगिकों का जैव प्रणाली में बहुत ज्यादा महत्व होता है। उस महत्व को देखते हुए हम कुछ यौगिकों के एग्जाम्पल की बात करेंगे। उन एग्जाम्पलों को आपको सीधा सा याद रखना है। जैसे सबसे पहले आपका एग्जाम्पल नंबर 1 आता है कि रक्त का लाल वर्णक। रक्त का लाल वर्णक, कि रक्त का जो लाल वर्णक होता है वह किस कारण होता है, उसकी हमें बात करनी है। तो रक्त के लाल वर्णक हम यही कहेंगे कि रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन का वाहक होता है। किसका वाहक होता है? ऑक्सीजन का। रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, जबकि वह आयरन का संकुल होता है। किसका संकुल होता है? आयरन का संकुल होता है। तो रक्त का लाल वर्णक है, उसमें आप लिख सकते हो कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, जबकि इसमें संकुल किसका पाया जाता है? आयरन का संकुल होता है। यानी इसमें Fe लोहे का संकुल होता है, आयरन का संकुल होता है। तो आपको पूछा जा सकता है रक्त का लाल वर्णक किस संकुल के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? आयरन के संकुल के कारण। तो यह हमें पता होना चाहिए कि रक्त का जो लाल वर्णक होता है वह कौन से संकुल के कारण होता है? आयरन के कारण। इसके अलावा यदि हम बात करें कि अगला यौगिक की बात करें, भाई किस प्रकार से अगला यौगिक होता है, जैसे आपके पास में एक होता है प्लेटिनम का संकुल। नंबर 2, प्लेटिनम का संकुल। उस प्लेटिनम का संकुल का नाम है सिस प्लेटिनम। सिस प्लेटिनम। और इस सिस प्लेटिनम का उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में। कैंसर के
उपचार में। तो आपसे पूछा जाए कि जो प्लेटिनम का संकुल है सिस प्लेटिनम, उस सिस प्लेटिनम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो किया जाता है कैंसर के उपचार में। और इसको जो यदि हम सूत्र के रूप में लिखेंगे भाई सिस प्लेटिनम का सूत्र क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हो कि PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। क्या लिख सकते हो? PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2। ये किसका सूत्र होता है? सिस प्लेटिनम का सूत्र होता है। ये इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब नंबर 3 होता है प्रकाश संश्लेषण में। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रमुख कारक कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रमुख कारक कौन होता है? क्लोरोफिल होता है कि नहीं होता है? क्लोरोफिल। लेकिन ये क्लोरोफिल है, ये किसके संकुल में पाया जाता है? मैग्नीशियम का संकुल, यानी Mg का संकुल। किसका संकुल होता है? Mg का संकुल। प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त कारक कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। और ये किसकी उपस्थिति में पाया जाता है? मैग्नीशियम के संकुल की उपस्थिति में पाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम का संकुल किसके रूप में होता है। इसके बाद में आता है विटामिन B12 है। विटामिन B12 है, ये होता है साइनोकोल्बेमिन, और ये किसका वाहक होता है संकुल के रूप में? कोबाल्ट का। किसका होता है? संकुल के रूप में कोबाल्ट के रूप में पाया जाता है। तो ये चीजें हमें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम ये कहें कि एक होता है ब्रिटिश एंटील्यूसाइट, BLA, ब्रिटिश एंटील्यूसाइट। अब ब्रिटिश एंटील्यूसाइट के बारे में आपको संकुल को ऐसे याद रखना है, एक लाइन याद रख लेना, ऐसे होगी सब पढ़ाई कढ़ाई। BLA में ब्रिटिश ल्यूसाइट के रूप में ऐसे होगी सब पढ़ाई कढ़ाई। इसमें जितने भी ऐसे के रूप में ऐसे होगी सब पढ़ाई कढ़ाई, इसके बारे में क्या है कि ऐसे का मतलब तो क्या हो गया? AS, होगी का मतलब क्या हो गया? HG। सब के बारे में क्या लिखेंगे? SB, PD, CD। ये जितने भी यौगिक होते हैं ये ब्रिटिश एंटील्यूसाइड के बारे में पाए जाते हैं, और इन ब्रिटिश एंटील्यूसाइड के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। तो इसके ये मुख्य रूप से संकुल यौगिक होते हैं। तो ये 5 नाम है, इनको विशेष तौर से ध्यान रख लेना। अधिकतर पूछा जाता है कि लाल रंग, रक्त का लाल वर्णक ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन का वाहक होता है, किस संकुल की उपस्थिति होता है? आयरन की उपस्थिति से। प्लेटिनम का जो संकुल है जिसे हम सिस प्लेटिनम बोलते हैं, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? कैंसर के उपचार में। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख कारक कौन है? क्लोरोफिल है। लेकिन किसका संकुल होता है? मैग्नीशियम का। अभी पिछला जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था सीधा सा कि जो प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख कारक कौन सा है, किस संकुल के रूप में पूछा गया था? मैग्नीशियम के रूप में। इसके अलावा विटामिन B12 है, साइनोकोल्बेमिन है, इसमें किसका संकुल होता है? कोबाल्ट का। और ब्रिटिश एंटील्यूसाइड है, इसमें जो संकुल होते हैं ऐसे होगी सब पढ़ाई कढ़ाई, यानी आर्सेनियम है, AS, HG, SB, PD और CD, ये सारे यौगिक उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आया है, वह आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हो। और इसके अलावा इस सारे चैप्टर के कंप्लीट नोट्स बनाए साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर और लाइक करना है। जितना हो सका इसमें सारी चीजें अच्छी तरह से बताई हुई है। इसके अलावा भी आपको किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से पूछ सकते हो, और उसको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के रूप में लिख के भेज सकते हो। आज के लिए इतना ही होगा। जो भी नई क्लास होगी उसमें हम नया चैप्टर लेके आएंगे, और बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चीजें थी। पीछे के क्वेश्चन होते हैं जो कि चैप्टर के, वे सारे क्वेश्चन आपको क्रमबद्ध तरीके से करने हैं। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना। और अगली जो क्लास होगी उस क्लास में हम नया चैप्टर लेके आ रहे हैं, और ये आज के 3 चैप्टर पूरे हो जाते हैं, इन्हीं के साथ साथ हमें देखना है। धन्यवाद।